हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रशांत महासागर में 4000 से 5000 मीटर की गहराई पर प्रकाश की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और इस ऑक्सीजन को ही डार्क ऑक्सीजन कहा गया। और इस तरह ऑक्सीजन के उत्पादन को देखकर वो बहुत ही सरप्राइज थे कि सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से होता है। लेकिन यहां तक इतनी गहराई तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। तो यहां पर बिना प्रकाश संश्लेषण के कैसे ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है? और जब उन्होंने और रिसर्च किया तो उन्होंने इसका संबंध पॉलीमेटालिक नोड्यूल से निकाला। बहुधात्विक पिंड होते हैं जो ओशन की सरफेस उसके फ्लोर पर होते हैं, नीचे बॉटम पर। तो वहां पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो इस ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं और इसी ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा गया। तो हम देखते हैं कि ये कहां पर उन्होंने रिसर्च किया, किस तरह से इस ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का उत्पादन होता कैसे है, तो देखो ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट होते हैं वो CO2 का यूज करते हैं और जल का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और वो ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन इस तरह की होती है, 6CO2 प्लस 6H2 इजिकल टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ये ग्लूकोज का उत्पादन होता है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये सब प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और प्लांट इसमें प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शैवाल भी होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। तो वो फाइटोप्लैंक्टन भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया जिसे आप कहते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और पृथ्वी पर मुख्य रूप से यही मेन सोर्सेज हैं ऑक्सीजन के, अभी तक यही माना जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, उसमें उन्होंने एक क्षेत्र है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है, मतलब ये हवाई द्वीप और इधर ये मैक्सिको है, इनके बीच का एक क्षेत्र है। इसका नाम है क्लैरियन और क्लैपर्टन जोन। इस जोन में उन्होंने जब गहराई पर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये बहुधात्विक पिंड है, मतलब ये कई सारी इनमें मेटल्स होते हैं और ये लगभग 3000 से लेकर जो 6000 मीटर की जो गहराई है वहां पर जो ओशन का फ्लोर होता है, जो बिल्कुल प्लेन होता है, जिसे आप एबिसल प्लेन कहते हो, गंभीर सागरीय मैदान, वहां पर ये गेंद के रूप में, गोल्फ की जैसे गेंद होती है उस रूप में ये पाए जाते हैं और इनमें कई सारे खनिज होते हैं। तो जब ये इनके पास गए तो देखा कि इनके पास ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा था। तो ये जो जोन है, इसको सीसी जोन भी कह देते हैं। इस सीसी जोन में जब गहराई पर वो गए, यहां पर माइनिंग हो रही है जिसे डीप सी माइनिंग कहते हैं, इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की। तो इन्होंने इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के पास ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा हुआ देखा, तब उन्होंने सोचा कि ये हो क्यों रहा है, तब इस पर और रिसर्च किया गया। तो इसके साथ साथ हमें देखो इस जोन में ये इन्होंने रिसर्च किया, हमें ये भी देखना होगा कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है और ये कहां मिलते हैं। देखो ओशन का ये देखो, ये सरफेस, ये पूरा आपका सी सरफेस है। इसके नीचे देखो ये गहराई में जाओगे तो यहां पर ओशन का फ्लोर नजर आएगा। ये तो ये पूरा का पूरा पानी के नीचे ये ओशन का जो फ्लोर है, यहां पर ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल पाए जाते हैं और यहां पर भी पूरे के पूरे ओशन में ये नहीं पाए जाते हैं। ये इस प्लेन इलाके में, देखो इस डायग्राम को भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पानी की सतह है, सरफेस है, सी सरफेस, और नीचे जाओगे तो ये 4 किलोमीटर की गहराई है। यहां पर लिखा है ये 4 किलोमीटर, मतलब ये 4 किलोमीटर पानी है और नीचे ये उसका सी फ्लोर है। और ये जो पार्ट है, ये देखो ये प्लेन वाला पार्ट, ये इसे कहते हैं एबिसल प्लेन या गंभीर सागरीय मैदान। तो ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस एबिसल प्लेन वाले जोन में, जो बिल्कुल फ्लैट है लगभग। और इसकी गहराई लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर होती है, मतलब 4 से 6 किलोमीटर के बीच। और यहां पर ये पाए जाते हैं इस तरह से, देखो ये यहां पर इस डायग्राम में दिख रहा है, ये बिल्कुल जैसे कोयला होता है उस तरह की गेंदें होती हैं, ये गोल्फ की गेंद के समान होते हैं। देखो ये इस तरह से, यहां पर इस डायग्राम में देखोगे तो ये रहा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल।
बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। और इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हो गया फेरस लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलीमेटेलिक, मतलब बहुत सारे मेटल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और वर्तमान में डीप सी माइनिंग के थ्रू इनका खनन किया जा रहा है। और इस जोन में इन्हीं की माइनिंग हो रही थी और वहीं पर उन्होंने ये रिसर्च की, तो इनके इन नोड्यूल्स के पास जैसे जैसे पहुंचे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ दिखा। और यहां पर देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये डीप सी माइनिंग हो रही है, ये ऊपर शिप है और ये यहां पर नीचे इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की माइनिंग कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं ऊपर की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बनते कैसे। देखो इनका निर्माण मिलियंस ईयर में होता है, चारों लाखों सालों में इनका निर्माण होता है। ये छोटी छोटी गेंदें हैं, इनका निर्माण लाखों साल लग जाते हैं। और इनका निर्माण होता है कि जो ये ओशन है, ये इसके पानी में जो लवण घुले हैं, धातुएं घुली हैं, वो धीरे धीरे जमती जाती हैं, उनका निक्षेपण हो जाता है। किसी कोई चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसके ऊपर जो पानी के अंदर घुले हुए लवण है या उसके अंदर घुले हुए जो धातु हैं, मेटल्स हैं, वो धीरे धीरे उसके ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं। मान लो कोई शार्क है तो उसका कोई दांत टूट के नीचे गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर धीरे 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 इनका डिपोजिशन होता है। तो ये सब के सब जितने भी ये धातुएं हैं, जितने भी ये मेटल्स हैं, ये सब ओशन के पानी में घुले हुए थे, जिनका धीरे धीरे निक्षेपण होता है और उससे इन गोल गोल्फ के जैसी छोटी छोटी गेंदों का निर्माण हो जाता है। और इन्हें कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोडुल्स। और इनका बहुत ही, आप देख लो इसमें कितनी सारी धातुएं हैं, तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितना है। तो इनकी डीप सी माइनिंग की जा रही है। तो ये तो था पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। अब देखते हैं कि ये मैंने बता ही दिया कि ये मिलता है यहां। अब देखते हैं कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे करते हैं। देखो ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से, मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से। ये क्या है, ये जो पानी है समुद्र का उसको तोड़ देते हैं। आपने सुना होगा बैटरी में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये जो जल होता है H2 होता है, उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। तो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। तो अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी धातुएं हैं। के अंदर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, इस वाले में यहां पर ये रहा। तो कॉपर है, कोबाल्ट है, निकिल है, फेरस है, कॉपर है। अब होता क्या है कि सभी का एक समान इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता, मतलब ये नहीं है कि इसमें सभी जगह पर सभी मिलेंगे। कुछ जगह पर इन मेटल्स का संकेंद्रण ज्यादा होता है, इकट्ठे ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दूसरी साइड में जहां पर इन मेटल्स की मात्रा कम है, वहां पर चार्ज थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से दोनों में चार्ज में अंतर आ जाता है, एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरह। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है तो एक तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे क्या होगा, ये जो समुद्र का पानी है वो टूट जाएगा। और वो टूटने पर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। देखो इस, अगर हम बोले कि इसको H2O को तोड़े यूं, यहां पर उसको विद्युत ऊर्जा दी जाए तो ये टूट जाएगा H2 प्लस हाफ O2। अगर 2H2O की बात कर ले तो ये इस तरह से हो जाएगा 2H2 में प्लस O2, इस तरह से इक्वेशन हो सकती है। तो ये देखो ये हाइड्रोजन में टूट गया और ये ऑक्सीजन में टूट गया। और ये जो ऑक्सीजन बनी, यहां पर हमें ना तो प्रकाश की जरूरत पड़ी, ना प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ी। बिल्कुल अंधकार जोन में है, जो बिल्कुल 4000 मीटर से नीचे का जो फ्लैट एरिया है, वहां पर इस तरह से ऑक्सीजन का निर्माण हो। और यही वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रहा था कि वहां पर इस तरह से कैसे निर्माण हो रहा है। फिर उन्होंने रिसर्च में यह पाया, इनमें इनकी भूमिका हो सकती है पॉलीमेटेलिक। अब इस जो हमने अभी तक तो ये देख लिया कि ये कौन से जोन में मिला, किस तरह से ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं बिना प्रकाश के, बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसको हमने डार्क ऑक्सीजन कहा। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो इसका इंपैक्ट ये है कि अभी तक जो हमारी ऑक्सीजन के सोर्स को लेकर या ऑक्सीजन के अर्थ पर प्रोडक्शन को लेकर जो अवधारणा थी, वो बिल्कुल ही बदल गई है। पहले हम यही मानते थे कि ऑक्सीजन का सोर्स
प्लांट हैं, शैवाल हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं। अब एक नए तरीके से ऑक्सीजन के उत्पादन की बात भी पता चली है। इसके साथ साथ ये भी अब आगे रिसर्च होगी कि जीवन सबसे पहले कहां पनपा। हो सकता है कि डीप ओशन में सबसे पहले जीवन संभव हो, वहां पे पनपा हो, वहां पर लाइफ पूरी तरह से थ्राइव किया हो उसने। लेकिन परंपरागत रूप से यही मानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होने लगा, उसके बाद पृथ्वी पर जीवन जो हुआ वो पूरा फलने फूलने लगा था। इससे पहले, प्रकाश संश्लेषण से पहले जीवन बहुत कम था। तो अब उस जीवन कब शुरू हुआ, कहां सबसे पहले पनपा, उन सब के बारे में अब एक दोबार से उस पे सोचना पड़ेगा। और साथ ही जो हमारी ये ऑक्सीजन के निर्माण को लेकर जो अवधारणा थी, बदल गई है। तो हो सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर समुद्र के गहरों भाग में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, उसी तरह अन्य ग्रहों पर भी हो। हमारे पृथ्वी में डीप ओशन में प्रकाश की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, वहां पर पेड़ नहीं है तो भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। तो हो सकता है अन्य ग्रहों पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा हो। तो अब ये नए नए डायमेंशन खुल के सामने आ रहे हैं। तो हमारी जो ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर समझ थी पहले, अब उसमें काफी परिवर्तन होगा। अब उससे संबंधित सभी पहलुओं पर अब धीरे धीरे रिसर्च की जाएगी कि कैसे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर देखो यही सब लिखा है इनमें कि क्या होगा कि ऑक्सीजन के निर्माण की एक अनदर मैकेनिज्म भी है। एक तो पता लगा कि एक दूसरी मैकेनिज्म। इसके अलावा देखो ये भी है कि रिसर्च इज दैट इट पोटेंशियली शेड लाइट ऑन वेयर लाइफ बिगन। मतलब कहां पर लाइफ शुरू हुई थी, इसके बारे में भी पता चलेगा। और साथ ही साथ ये भी है, ये भी पता लगेगा कि प्रकाश संश्लेषण से पहले भी हो सकता है कि पृथ्वी पर लाइफ हो, बड़े पैमाने पर लाइफ हो सकता है ऐसा भी हो। और साथ ही साथ ये भी पता लगा कि एक सोर्स और है ऑक्सीजन का, तो हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी इस तरह से वहां पर भी जीवन संभव हो, लेकिन वहां पर हो सकता है कि प्लांट ना हो। तो इस बारे में भी हम अब आगे, अब धीरे धीरे क्या होगा, रिसर्च होगा, आगे पता। ये था पूरा का पूरा डार्क। तो अगर हम संक्षिप्त में बात करें डार्क ऑक्सीजन की, तो समुद्र के गहरे भागों में प्रकाश की अनुपस्थिति में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के द्वारा जिस ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है डार्क ऑक्सीजन। अर्थात यहां पर बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के यहां पर ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और ये समुद्र के गहरे भाग हैं, 4000 से लेकर 5000 मीटर के गहरे क्षेत्र। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सामान्यतः 200 मीटर तक रहता है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण संभव है। 200 से 1000 मीटर की गहराई में बहुत ही धुंधला प्रकाश रहता है, जिसे डिस्फोटिक जोन कहते हैं। यहां पर प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। और 1000 मीटर के नीचे तो बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचता, बिल्कुल अंधकार युक्त क्षेत्र है। तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं होता। और इस गहरे भाग में इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, और इसे ही कहा है डार्क ऑक्सीजन। और इससे अब नई नई चीजें सामने उभर कर आएंगी। इन नए नए धातु के बारे में हमें अब बात करनी होगी कि लाइफ कहां आई सबसे पहले, क्या फोटोसिंथेसिस से पहले भी लाइफ अच्छी तरह से फल फूल रही थी पृथ्वी पर, क्या और ग्रहों पर भी ऐसा प्रोसेस संभव है कि वहां पर लाइफ हो लेकिन वहां पर प्लांट्स ना हो। इन सब पर अब आने वाले समय में रिसर्च हो।